वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस लेसन 3 घर्षण के बारे में पढ़ रहे थे। तो घर्षण के बारे में ये बताया जा चुका था कि घर्षण का महत्व क्या क्या है, घर्षण के बिना क्या क्या नहीं हो सकता है, और घर्षण का परिचय दे दिया गया था, जिसमें सीमांत घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल और गतिक घर्षण बल के बारे में बता दिया है। घर्षण कोण क्या होता है इसके बारे में भी पिछले वीडियो में बता दिया गया है। घर्षण गुणांक म्यू बराबर भी बताया गया है। घर्षण गुणांक म्यू इक्वल टू एफ बटा में आर, जहाँ एफ बल है और आर प्रतिक्रिया बल है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, और एफ घर्षण बल है और म्यू घर्षण गुणांक है। तो यहाँ तक बता दिए थे। अब आज आगे बढ़ते हैं, आनत तल क्या होता है। ठीक है ना। तो आनत तल क्या होता है कि जब किसी वस्तु को आनत तल पर रखकर धीरे धीरे कोण को बढ़ाया जाता है। जब किसी वस्तु को आनत तल पर रखकर और धीरे धीरे कोण को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, यानी कि धीरे धीरे कोण को बढ़ाया जाता है, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि वस्तु स्वतः ही आनत तल से नीचे फिसलने लगती है, और जिस कोण पर वस्तु स्वतः ही आनत तल पर फिसलकर नीचे लगती है उस कोण को घर्षण कोण कहते हैं। आनत तल मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये तो तल हो गया और ये कोई थीटा डिग्री पे है और यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई है। अब इस थीटा डिग्री को बढ़ा करके हम एक ऐसी प्रतिक्रिया मिला देंगे, सपोज दैट यहाँ पे, तो ये वस्तु क्या होगी, यहाँ से सरक करके यहाँ ये तल पे आकर के क्या होगी, लग जाएगी। तो जिस कंडीशन में वस्तु इस तल पर आकर के लगेगी तो यह कोण क्या कहलाएगा, घर्षण कोण कहलाएगा। ठीक है। तो वही कह रहा है कि आनत तल पे रखी हुई कोई वस्तु का मान थीटा अंश को इतना बढ़ा दिया जाता है कि आनत तल पे रखी हुई वस्तु स्वयं फिसल करके धरातल पे आ जाए, तो इस प्रकार से बना कोण घर्षण कोण कहलाता है। अब देखिए आगे फिगर में, सपोज कीजिए ये कोई धरातल है, ये एक धरातल है और इस पे आनत तल पे एक कोई वस्तु W भार की वस्तु रखी गई है, जिसका कोण थीटा कोण घर्षण है, घर्षण कोण थीटा है। यह वस्तु आकर के यहाँ पर लग जाएगी। तो यहाँ पे हम संतुलन करेंगे, तो सपोज कीजिए कि यह W भार है, W भार क्या हुआ है, लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में इसके दो घटक होंगे। ठीक है ना, एक ऊर्ध्वाधर घटक और एक क्षैतिज घटक। तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये W cos थीटा हो जाएगा, W cos थीटा। तो W cos थीटा, तो इधर वाला क्षैतिज घटक W sin थीटा हो गया। ऊर्ध्वाधर घटक W cos थीटा, तो क्षैतिज, इसके क्षैतिज क्या होगा, W sin थीटा। इस कंडीशन में अब W cos थीटा प्रतिक्रिया बल R, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के बराबर होगा, और W sin थीटा इसके विपरीत लगाए गए घर्षण बल फोर्स के बराबर होगा। ये हो जाएगा घर्षण बल, घर्षण बल, और ये होगा अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R बराबर होगा। तो चूंकि मान लीजिए कि घर्षण गुणांक म्यू इक्वल टू एफ बटा में आर, ठीक है, म्यू घर्षण गुणांक है,
तो म्यू इक्वल टू एफ बटा में आर। इस कंडीशन में एफ किसके बराबर है? डब्ल्यू साइन थीटा के। तो डब्ल्यू साइन थीटा बटा में आर किसके बराबर है? डब्ल्यू कॉस थीटा। तो डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा। यानी कि म्यू बराबर tan थीटा। यानी कि कहने का मतलब है म्यू क्या है? घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक बराबर घर्षण कोण। घर्षण कोण ये हो जाएगा फंडा। तो घर्षण गुणांक बराबर घर्षण कोण, यानी कि म्यू बराबर tan थीटा। ठीक है। आनत तल, फिर से इसको एक बार समझ लीजिए कि ये आनत तल है। थीटा डिग्री के कोण पे कोई एक वस्तु रखी गई है जिसका भार W है। ठीक है। अब W जो है तो झुके हुए अभिलंब रेखा के साथ ये आनत तल क्षैतिज से धरातल पर झुका हुआ है। तो वस्तु के अवयव W का अवयव क्या होगा? W cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक हो जाएगा W sin थीटा। इस कंडीशन में W sin थीटा घर्षण बल के बराबर होगा और W cos थीटा अभिलंब प्रतिक्रिया बल R के बराबर होगा। चूंकि हम जानते हैं म्यू बराबर F बटा में R, F इज इक्वल टू W sin थीटा और R इज इक्वल टू W cos थीटा। तो W से W कैंसिल, sin थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा। म्यू इज इक्वल टू tan थीटा, यानी घर्षण गुणांक बराबर घर्षण कोण। अब आगे देख लीजिए, आगे आता है कि घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज हो जाए। घर्षण बल आरोपित बल ये क्या है? क्षैतिज हो जाए, उस कंडीशन में क्या होगा? तो जब घर्षण बल आरोपित बल के क्षैतिज होता है, यानी कि ये कोई मान लीजिए धरातल है और इसमें या कोई वस्तु है, ये कोई क्या है? वस्तु रखी हुई है। तो वस्तु का भार W नीचे की तरफ काम करेगा और उसके ठीक विपरीत R अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की तरफ कार्य करेगा और F घर्षण बल और P फोर्स बल इसके एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। ठीक है ना? P ठोस को खींचने के लिए आवश्यक बल है, जिस बल से हम वस्तु को खींच रहे हैं। तो ठीक वस्तु को जब खींचेंगे तो धरातल पे क्या होगा? घर्षण पैदा होगा। तो उसके विपरीत एक क्या करेंगे? अभिलंब उसके विपरीत एक घर्षण बल लगेगा F के बराबर, जो उसे रोकने का प्रयास करेगा। वस्तु का भार W है और इसी के लंबवत प्रतिक्रिया बल R है। तो इस कंडीशन में क्या है? P इक्वल टू F है और R इक्वल टू W हो जाएगा तब, क्योंकि यह इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि म्यू इक्वल टू F अपन R, म्यू इक्वल टू F अपन R, F अपन R म्यू बराबर होता है। ठीक है। तो F इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू R। F बराबर क्या हो जाएगा? म्यू इंटू R। ये फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को बोलेंगे आरोपित क्षैतिज बल। अब एक तीसरा है कि घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज तल से थीटा कोण पर झुका हो, उस कंडीशन में क्या होगा? बस लास्ट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है। तो यह है घर्षण बल जब आरोपित बल क्षैतिज तल से झुका हुआ कोण पर है तब। तो उस कंडीशन में हमें P बराबर ज्ञात करना है।
ठीक है ना। इस कंडीशन में P बराबर ज्ञात करना है। तो अब ये देखिए कि मान लीजिए कि ये बल आपका ये P इधर लग रहा है, इसके विपरीत F लगेगा, W नीचे लग रहा है, इसके विपरीत R ऊपर लगेगा, और यह थीटा कोण बन रहा है यहाँ से। तो थीटा कोण जैसे ही बनेगा तो इसके दो विभाजित करेंगे, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक हमेशा P cos थीटा, P cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक P sin थीटा, ठीक है ना, क्योंकि P है ना, P को हम विभाजित कर रहे हैं ना, तो P विभाजित हो रहा है, तो थीटा जिससे लगा होगा उसके साथ P cos थीटा, और जिसके साथ नहीं लगा होगा उसके साथ P sin थीटा। ठीक, तो क्षैतिज घटक P cos थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया P sin थीटा। तो इस कंडीशन में अब ये देख रहे हैं कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल F P cos थीटा के क्या होगा, बराबर होगा, सॉरी घर्षण बल F P cos थीटा के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में F इक्वल टू P cos थीटा, ठीक है। घर्षण बल के बराबर खींचने वाला बल यदि बराबर हो तो F इक्वल टू P cos थीटा, यानी कि F माइनस P cos थीटा इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। ये रहा क्षैतिज घटक में। अब ऊर्ध्वाधर घटक में देखिए, तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, W इक्वल टू, तो ये हो जाएगा R प्लस P sin थीटा इक्वल टू W। देखिए W बराबर ये R अभिलंब प्रतिक्रिया बल प्लस P sin थीटा, ठीक है ना। तो इसमें हम R बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा W माइनस P sin थीटा, W माइनस क्या हो जाएगा P sin थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं कि F इक्वल टू म्यू इंटू R, F इक्वल टू म्यू इंटू R, तो अब जो है F और R का मान हम रख देंगे, ठीक है ना। तो F इक्वल टू म्यू इंटू R में अब मान रखने पर, तो देखिए मान रखेंगे तो F बराबर क्या है, P cos थीटा है ना, तो रखेंगे F बराबर P cos थीटा, P cos थीटा इक्वल टू म्यू इंटू R बराबर हो जाएगा W माइनस P sin थीटा। तो इसको गुणा कर लीजिए, म्यू इंटू W माइनस म्यू इंटू P sin थीटा, ये हो जाएगा P cos थीटा। ठीक, अब इसको हमें P बराबर ही निकालना है, तो P cos थीटा प्लस म्यू इंटू P sin थीटा इक्वल टू म्यू इंटू W। तो P कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इक्वल टू म्यू इंटू W, हैंस P इक्वल टू म्यू इंटू W बटा में cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ठीक है। ये आपका पुल यानी कि खींचने वाला बल का मान हो गया, P इक्वल टू म्यू इंटू W बटा में cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ठीक है। तो ब्लॉक को खींचने के लिए क्षैतिज अक्ष से थीटा अंश के कोण पर बनाते हुए आवश्यक बल इतना के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो ये फार्मूला है, बस और कुछ नहीं है, अपना रख दीजिएगा। अब आगे आता है घर्षण बल का अनुप्रयोग क्या है, ठीक है ना। घर्षण के अनुप्रयोग,
घर्षण के अनुप्रयोग। तो देख लीजिए घर्षण के अनुप्रयोग। तो घर्षण की अनुपस्थिति में पैदल चलना असंभव है, क्योंकि जब तक घर्षण नहीं रहेगा तो हम क्या कहीं भी ठहर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो घर्षण की अनुपस्थिति में पैदल चलना असंभव है। हम ये जो लिख रहे हैं पेन और ब्लैक बोर्ड के बीच में घर्षण का काम हो रहा है, तभी जो ये राइटिंग लिखी जा रही है, अगर घर्षण नहीं होगा तो हम ये चीजें नहीं लिख सकते हैं। घिरनी, क्लच, पट्टा तथा ब्रेक में अगर प्रभावशाली ढंग से घर्षण ना हो तो वो चल नहीं पाएंगे। यदि घर्षण ना हो तो हम दीवारों या फर्श पर सीढ़ी खड़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब घर्षण बल का प्रभाव देख लीजिए। तो घर्षण एक सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि एक सीमा से अधिक हो जाएगा तो मशीन, यदि किसी मशीन को चलाना है और घर्षण बल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा तो हमें आयास बल बहुत ज़्यादा लगाना पड़ जाएगा और मशीन के चलायमान कल पुर्जों के मध्य उपस्थित घर्षण बल के कारण पुर्जे इत्यादि अधिक मात्रा में घिस जाएंगे। तो ये रहा घर्षण के प्रभाव और घर्षण का अनुप्रयोग। अब देख लीजिए स्नेहन। स्नेहन क्या होता है? स्नेहन, तो स्नेहन हम सभी लोग करते हैं। स्नेहन एक विधि है जिससे क्या होता है कि दो कलपुर्जे यदि आप एक दूसरे से रगड़ करके चल रहे हैं, घर्षण के कारण उनमें क्या होती है, उनके बीच आवाज आने लगती है। तो हम उसमें स्नेहन क्या होता है कि यह एक पदार्थ होता है जिसे दो घर्षणों के बीच में डालने पर यह एक अपना परत बना लेता है, जिससे दोनों पार्ट आसानी से एक दूसरे के बीच में क्या करते हैं, चलते हैं। ठीक है ना। तो जब दो मशीन पार्ट्स आपस में रगड़ खाकर चलते हैं तो उनमें घर्षण होता है और घर्षण से उत्पन्न गर्मी होती है, मशीन आवाज करने लगती है। स्नेहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली हानियों को कम करता है, जिससे कि तरल या ग्रीस इंजन आयल, जैसे तरल पदार्थ, ग्रीस, इंजन आयल या किसी भी तरल पदार्थ को उसमें जब हम डाल देते हैं तो स्नेहन संपर्क में आने के कारण वह एक पतली दीवार बना देता है उन दोनों के बीच में, जिससे घर्षण कम होता है और दोनों सतहें आपस में मिल करके चलती है। इस चिकनाई युक्त पदार्थ को ही क्या कहते हैं, स्नेहन कहते हैं। इस चिकनाई युक्त पदार्थ को स्नेहन कहते हैं। अब स्नेहन से लाभ क्या है? स्नेहन से लाभ, तो स्नेहन से लाभ क्या है? तो आप लोग जान सकते हैं कि ग्रीस देने से क्या लाभ हो सकता है। तो स्नेहन का लाभ यह है कि मशीन का जीवन काल बढ़ जाता है, मशीन की गति भी बढ़ जाती है। जब जीवन काल बढ़ेगा, गति बढ़ेगी तो उत्पादन क्षमता अधिक हो जाएगी। उसकी परिशुद्धता भी क्या होती है, बनी रहती है हमेशा। इसमें जंग नहीं लगने के बराबर चांस रहते हैं। इसके पार्ट्स गर्म होने से बचाया जा सकता है, जिससे टूट फूट कम होंगे और बिजली खपत भी क्या होगी, कम होगी, यानी कि बिजली खपत में भी बचत होगी। तो ये स्नेहन के लाभ हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स। आप लोग पढ़ते रहिए घर पे और जो भी ना आए पूछते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।